हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज जो चैप्टर हम देखेंगे वो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? 1. 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने। 2. चीन के बॉक्सर आंदोलन ने। 3. आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। 4. रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो ये चारों ही कथन सही हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 और 4। व्याख्या देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? ए असहयोग, बी राजावामबंद आंदोलन, सी अनुकूल प्रविघटन, डी अविधेयक। सही उत्तर होगा इसमें बी। व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजावामबंद आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर होगा इसका ए स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इसको लेकर दोनों दलों में मतभेद था, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस का विभाजन हुआ। व्याख्या देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, और डी है पंजाब से। तो सही उत्तर होगा बी शहरी क्षेत्रों से। व्याख्या देखते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीति भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनजा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ए एस.एन. बनर्जी, बी अरविंद घोष, सी फिरोज शाह मेहता, और डी है दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर होगा इसका डी दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी उधम सिंह, और डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था
कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. विपिन चंद्र पाल, सी. लोकमान्य तिलक और डी. लाला लाजपत राय। तो इसमें सही उत्तर होगा इसका ए. गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ए. विपिन चंद्र पाल, बी. बीजी तिलक, सी. लाला लाजपत राय और डी है जी के गोखले। से उत्तर होगा इसका डी. जी के गोखले। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ए. लाला हरदयाल, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. सरदार भगत सिंह। सही उत्तर है बी. बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिनको प्रायः लाल बाल पाल की संज्ञा दी जाती है, तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ए. बीजी तिलक, बी. M.A. जिन्ना, सी. S.C. बोस, डी. एनी बेसेंट। सही उत्तर होगा इसका ए. बीजी तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ए. अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी. बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी. लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, डी. महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो सही उत्तर है बी. बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ए. B.C. पाल ने, बी. तिलक ने, सी. अरविंद घोष ने, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी. तिलक ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? ए. 1906 के बाद, बी. 1909 के बाद, सी. 1914 के बाद, डी. 1919 के बाद। सही उत्तर होगा इसका ए. 1906 के बाद। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और आप को पिछले वीडियो में आपने देखा था, ये नारा इन्होंने कौन से अधिवेशन में दिया था? तो ये 1916 के अधिवेशन में दिया था, जो कि लखनऊ अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ए. अरविंद घोष, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. जी के गोखले, डी. S.N. बनर्जी। सही उत्तर होगा इसका ए. अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है, अपूर्णतया असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी।
उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो इस स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा माणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पौंडीचेरी चले गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ए फिरोज शाह मेहता, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी विपिन चंद्र पाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका सी विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम.जी. रानडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर होगा ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी उधम सिंह। सही उत्तर होगा सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर होगा डी लाला लाजपत राय। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए गैरीबाल्डी को, बी विवेकानंद को, सी दादा भाई नौरोजी को और डी मैजिनी को। सही उत्तर है डी मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी यानी इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न है, उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ए अरविंद घोष, बी विपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय और डी है मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर होगा इसका सी लाला लाजपत राय। व्याख्या देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजिनी और गैरीबाल्डी के संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए ओ ह्यूम, डी मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर होगा इसका बी बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ए अरविंद घोष, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी, डी सुभाष चंद्र बोस। सही होगा ए अरविंद घोष। व्याख्या देखते हैं। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे तथा विपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे। ये तीनों थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य तिलक, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा इसका सी लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास रखते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ए लॉर्ड कर्जन, बी विंसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन शिरोल, डी हेनरी कॉटन। सही उत्तर है इसका सी वैलेंटाइन शिरोल। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ए वी शिरोल,
बी लुई फिशर, सी वेब मिलर, डी लॉर्ड रेडिंग। सही उत्तर होगा ए वी शिरोल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? ए बीजी तिलक को, बी जी के गोखले को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी महात्मा गांधी को। सही उत्तर होगा ए बीजी तिलक को। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन देखते हैं, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मैक्स मुलर, सी विपिन चंद्र पाल और डी विलियम जोन्स। सही उत्तर होगा बी मैक्स मुलर। व्याख्या देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब ए वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, डी उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा इसका ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास के सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ए विपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी अरविंद घोष। सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, पहले इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो कि बर्मा में था, भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई? ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की, डी 8 वर्ष की। सही उत्तर होगा इसका बी 6 वर्ष की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ए आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, सी देश को आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, डी सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। सही उत्तर होगा इसका बी, यानी संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? ए उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, बी उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, सी मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो सही उत्तर डी होगा, यानी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। व्याख्या देखते हैं, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। अगला प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है ये। कथन ए है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो ये कथन गलत है। कारण आर है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर इसमें डी होना चाहिए, यानी ए गलत है परंतु आर सही है।
व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? ए बीजी तिलक ने, बी एमजी रानाडे ने, सी विपिन चंद्र पाल ने और डी अरविंद घोष ने। सही उत्तर है ए बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ए रामदास, बी शिवाजी, सी महादेव गोविंद रानडे, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। और अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना ए.के. आज़ाद, डी M.A. अंसारी। सही उत्तर होगा इसका ए शौकत अली। व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो यहाँ वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।